हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी को शुरू करने चल रहे हैं। क्लास 11th की बायोलॉजी को कुछ बच्चे शुरुआत कर चुके हैं अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए। इसमें बेटा बहुत सारी कुछ व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो मुझे लगा कि क्लास 11th को भी शुरू करना चाहिए। अब तक तो हम क्लास 12th का ही कंटिन्यू कर रहे थे। आज क्लास 11th में जो एनसीईआरटी है, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड्स, इसको इससे हम इस बायो के इस फर्स्ट चैप्टर से हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले तो बायो है क्या चीज, एक चीज जान लो। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। जिसमें हम लिविंग बीइंग्स की स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायो को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको पता ही है। बायो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है बेटा जूलॉजी, कॉमन है बेटा, ये आप जानते हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक होता है बॉटनी, ठीक है ना। एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। अब जो बायो होता है, बायो के जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, ये कौन है आपको पता है? ये है बेटा अरस्तु हैं, आपको पता है इनके बारे में, ठीक है ना। अरस्तु। जूलॉजी के भी फादर जो है अरस्तु कहलाते हैं, और बॉटनी के फादर बेटा थियोफ्रास्टस कहलाते हैं, ठीक है बेटा। थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो बायो में जो हमारी जो एनसीईआरटी है उसने इसको सेपरेट नहीं किया है। पहले क्या होता था, जब एनसीईआरटी पैटर्न नहीं था तो उसमें क्या था, जूलॉजी और बॉटनी को सेपरेट करके देता था। तो इस समय इसको सेपरेट नहीं है, इस समय दोनों को कंबाइंड करके बायोलॉजी को पढ़ाया जाता है, जो कि दोनों चीजें इसमें मिक्सअप है एनसीईआरटी में। तो इसको हम शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले बेटा जो आपका पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड्स एनसीईआरटी का, लिविंग वर्ल्ड्स एनसीईआरटी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं हम इसको आज अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। अब लिविंग वर्ल्ड क्या चीज है? अब जीव जगत जिसे हिंदी में कहते हैं। लिविंग वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ होता है कि दार्शनिक जीवन कैसे होता है, कैसे लाइफ होनी चाहिए, ये तो अलग चीज है। ये तो बेटा फिलोसॉफी में चला जाता है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी टेक्निकल लिविंग वर्ल्ड को हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है, लाइफ कैसे बनी है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें हम समझेंगे इसको, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिविंग क्या चीज है, व्हाट इज लिविंग। लिविंग में अब आपको पता है कि बेसिक चीजें कि लिविंग में बेटा एक मिनट बेटा, ये पहले लिविंग को क्या है, लिविंग समझिए। लाइफ क्या चीज है? लाइफ जैसे एक लाइन में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट फीचर थ्रू मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंसाइजनेस और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। कि ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइफ का। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है? कुछ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा। बायोमॉलिक्यूल्स हम आपको इसी 11th के ही चैप्टर में आगे एक आपका चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे कि वो बायोमॉलिक्यूल है क्या चीज। इसी बायोमॉलिक्यूल से मिल करके यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को हमने नोट किया है, ये सारे घटना चक्र उसी बायोमॉलिक्यूल्स के द्वारा ही वो होते हैं, यानी एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। तो बेटा व्हाट इज लिविंग थिंग्स आपको समझ में आया कि जिसमें ये सारी घटनाएं घटित होती हो उसी को हम लिविंग कहते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें ये सारे के सारे इवेंट्स ऑपरेट होते हो, इसको हम लिविंग बीइंग्स कहते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये जीवन का लक्षण है क्या चीज, क्या लक्षण है। जैसे बचपन से हमको पढ़ाया जाता है कि सजीव क्या है, सजीवों के लक्षण क्या हैं। तो इन सजीवों के लक्षण जो लिविंग बीइंग्स हैं, इनके लक्षण यहाँ पर हमने कुछ पॉइंटेड करके नोट डाउन किए हैं। यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है जो अब, और एक होता है बेटा डिफाइनिंग, हाँ, एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। दो चीज को समझिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक में होती है, एक में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। बेटा कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो नॉन लिविंग भी शो करते हैं और लिविंग भी शो करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कैटेगराइज नहीं करते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में वो कैरेक्टर शो करते हैं उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में वो शो करते हैं। चलो एक एक करके हम पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी ने जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ग्रो। पहला चीज दिया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, जो कि यहाँ पर है वो।
ग्रोथ। ग्रोथ में बेटा दो चीजें होनी चाहिए, ग्रोथ में दो चीजें होनी चाहिए। एक होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। पहला चीज है बेटा इंक्रीज इन मास, मास एंड क्या होता है इंक्रीज इन नंबर। ठीक है ना बेटा, नंबर। अब ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब इसी दोनों में समझना बेटा, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ में इंक्रीज इन मास होता है और रिप्रोडक्शन में इंक्रीज इन नंबर होता है। ठीक है ना। ये जैसे आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको समझते हैं कि रिप्रोडक्शन में इंक्रीज इन नंबर होता है, ग्रोथ में भी नंबर होता है। कैसे इसको समझते हैं कि जैसे बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे आप क्या हो, हम क्या हैं, और जितने भी आप कॉमनली जिन जीवों को आप देख सकते हैं, ये सबके सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं कि वो ग्रोथ कर रहे हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये ग्रोथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो यूनिट होती है सेल, वो सेल कंटिन्यू डिवाइड कर रही होती है। इसकी कंटिन्यू डिवाइड होने की वजह से इनकी बॉडी ग्रोथ कर रही है। यही ग्रोथ होना क्या कहलाता है बेटा, इंक्रीज इन मास। ठीक है ना, इंक्रीज इन मास कहलाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बात समझिएगा, जो पहले तो मल्टी सेलुलर समझ में आया कि वो इंक्रीज इन मास हो रहे हैं, दैट्स गुड, ठीक है ना। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो क्या है, एक ही सेल के तो है ना, उनका ग्रोथ क्या होता है, उनका तो जो है मास तो बढ़ता नहीं है, बस उनकी सेल की साइज जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन वो सेल कंटिन्यू बढ़ते नहीं है, डिवाइड होकर के वो उनका नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ता नहीं है। तो क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं पैरामीशियम को आपने देखा है, तो पैरामीशियम दो पार्ट में यहां पर डिवाइड हो जाता है तो यूनिसेलुलर। तो इनका क्या हुआ, इनका बेटा क्या हुआ, इनका नंबर बढ़ा है। ठीक है ना। तो अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अगर डिवाइड करते हैं तो उनका इंक्रीज इन मास होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड करते हैं तो इंक्रीज इन नंबर होता है। क्लियर बेटा, ठीक। हाँ बेटा, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कहलाती है, बात समझिएगा कि ये जो ग्रोथ होता है कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, ये तो समझ में आया ग्रोथ क्या होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो इंक्रीज इन मास होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये इंटरनल होता है बेटा, यानी अंदर से इनका मास बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। ठीक है ना। अगला सवाल ये कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, बात समझिएगा बेटा कि जो ये ग्रोथ है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। अब आप जैसे देखते हैं कि जैसे होता क्या है कि माउंटेन होता है, रिवर होता है, या फिर जो भी चीजें हैं, कोई भी पत्थर होता है, उस पे चट्टान जो भी है, रॉक्स वगैरह हैं, बोल्डर्स वगैरह हैं, इनकी क्या होता है, इनके ऊपर धीरे 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 एक लेयरिंग जमती चली जाती है और इनका भी ग्रोथ होता है, इनकी भी साइज बढ़ती चली जाती है। तो क्या होता है, तो अब आप ऐसे कॉमनली समझ सकते हैं कि माउंटेन की भी, जैसे एवरेस्ट की भी साइज हर साल बढ़ती है। ठीक है। और जो बोल्डर्स हैं इनकी भी साइज बढ़ती रहती है, अगर ये एक स्थान पर स्टेबल रहे, अगर इस पे रबिंग ना हो, घिसे ना, तो ये क्या होता है, इनका मास कंटिन्यू बढ़ता रहता है। तो इस वजह से ये लिविंग बीइंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब सवाल ये कि इनमें और इनमें क्या अंतर होता है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग में नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ मास। बात को फिर से समझिएगा बेटा कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ये जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ग्रोथ में, तो ये तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कहानी तो आपको समझ में आई कि क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है। जी हाँ, एक अंतर है, जिसके पहले जो मैंने बताया आपको कि क्या था वो, कि जो बेटा लिविंग बीइंग्स हैं उनमें इंटरनल इंक्रीज ऑफ मास होता है, और जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ मास होता है। बेटा बात को समझिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक चट्टान है, ये एक रॉक्स है, रॉक के ऊपर यहां पर एक लेयर जमी, फिर अगली एक लेयर जमी, फिर अगली एक लेयर जमी, तो ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है इसका। लेकिन जो लिविंग बीइंग्स, जो आपकी जो बॉडी है, ये कंटिन्यू आपकी यहां पर ये ग्रोथ कर रही होती है। ठीक है बेटा, ये समझ पाए आप। चलो, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या चीज है, मतलब कि ये रिप्रोडक्शन क्या चीज है। एक मिनट। रिप्रोडक्शन को बेटा हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने सिमिलर
प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोजेनी मतलब संतान। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं उन्हीं को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। तो ठीक है, यहां पर एक साइंटिफिक वर्ड है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब आपको क्लियर हुआ। अब सवाल यह है कि ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने समान या फिर थोड़ा सा असमान, सिमिलर या डिसिमिलर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, मॉर्फोलॉजिकली तो वो समान होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये कई तरीके के हो सकते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं कई ऑर्गेनिजम्स में। आप इसको आगे पढ़ेंगे ही, आगे आने वाले क्लासेस में आप इसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने यहाँ कुछ जिक्र किया हुआ है कि बेटा जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे यहाँ पर फंजाई का जिक्र किया है। फंजाई क्या होता है कि कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं और उसके स्पोर्स फैल करके नए नए फंजाई का डेवलपमेंट कर लेते हैं। कुछ और लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और हाइड्रा हैं, ये बेटा बडिंग को शो करते हैं। बडिंग क्या चीज है, इन सब टर्म को बेटा आप सिर्फ जानते रहो, हम आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आप इस पे जोर मत दीजिएगा, क्योंकि हम बडिंग को समझने लगे, एसेक्सुअल स्पोर को समझने लगेंगे यहाँ पर, तो ये काफी लंबा हो जाएगा और काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लिविंग्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जब भी पढ़ते रहिए बेटा एनसीईआरटी को साथ में रखिए, जैसे मैंने रखा है। ठीक, जैसे प्लेनेरिया होता है, यहाँ पर प्लेनेरिया फ्लैट वर्म है, इसमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिल रहा है। रीजनरेशन का मतलब होता है क्या बेटा, ये ऑर्गेनिजम्स है, इसको यहाँ से काट दो, दो टुकड़े हो जाए, और दो टुकड़े के बाद ये दो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर ये जनरेट कर सके, इसी को क्या कहते हैं बेटा, रीजनरेशन कहते हैं। ये चीजें कई फिलामेंटस एल्गी वगैरह में भी देखने को मिलता है, जिसको हम बेटा यहाँ पर जैसे ये चीजें अगली लाइन और है कि फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनीमा ऑफ मास एंड इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन भी है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे ये कोई एक प्रोटोनीमा है मॉस का, या फिर एल्गी है, या फिर कुछ जैसे यहाँ पर कुछ फंजाई भी है, तो ये कई सारे पार्ट में यहाँ से ये टूट जाए, टूटने के बाद ये नए नए ऑर्गेनिजम्स, न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर ले, इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना आप इसको समझते रहो कि ये रिप्रोडक्शन के कई सारे मेथड्स होते हैं। जनरली 3 मेथड्स को आपको याद रखना है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको 2 ही याद रखना है, क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका डिटेल्ड स्टडी हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, अभी आप इसको समझिए बेटा फिर से एक बार, रिप्रोडक्शन क्या चीज होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब आपको समझ पाए कि ये प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं अपने सिमिलर या फिर कुछ कुछ हल्का थोड़ा बहुत डिसिमिलर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन इनको हम क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहे हैं बेटा। आप बायो पढ़ रहे हैं 11th में, आप बायो स्ट्रीम ले चुके हैं, तो आपका एम होना चाहिए कि हम मेडिकल प्रोफेशन में एंट्री करें। तो यहाँ पर मेडिकल लेवल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जो यहाँ पर हम चीजें बता रहे हैं, ये एक एक पॉइंट बेटा आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। एक एक पॉइंट मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर अब सवाल ये है कि रिप्रोडक्शन जो है बेटा क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए बेटा, कुछ यहां पर एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, जैसे होता है। अच्छा, आप ही हमें अब बताओ, क्या सभी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बताइए। आप खुद ही देखोगे कि अपने आसपास कई सारे ऐसे मेल और फीमेल ह्यूमंस, जो भी ह्यूमंस हैं, ठीक है ना, कॉमनली मेल फीमेल्स जो हैं, ह्यूमन संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर कुछ कमियां होती हैं। तो क्या वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई? नहीं हुई। ऐसे ही आप सिंपली समझिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ कमियों के कारण या कुछ उनकी फिजियोलॉजिकल
डिसऑर्डर्स के कारण वो संतान की उत्पत्ति कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, इस वजह से वो रिप्रोडक्टिव कैपेबल नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। एनसीईआरटी ने भी साफ साफ लिखा है, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म which do not reproduce। यहाँ पर कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अलावा भी जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। पहला है, यहाँ पर लिखा है म्यूल्स। म्यूल्स का मतलब क्या होता है बेटा? खच्चर, जिसे आप जानते हो, ठीक है ना, म्यूल्स, ठीक है। इसे बेटा हॉर्स और डंकी को क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया है, ठीक है ना। म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टेराइल वर्कर बीज, स्टेराइल वर्कर बीज। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि स्टेराइल वर्कर बीज क्या चीज है। देखिए, मधुमक्खियों का छत्ता आप देखते हैं, जो मधुमक्खियां जाकर के फूलों का रस और जो हनी को इकट्ठा करती हैं, जो शहद को इकट्ठा करती हैं, वो वर्कर कहलाती हैं। बेटा वो स्टेराइल होती है, मतलब कि बांझपन इनके अंदर होता है, यानी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती हैं, ये वर्कर बीज होती हैं। और क्या हो सकता है बेटा? और क्या हो सकता है? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ETC, ठीक है ना बेटा। कि मतलब कि बांझपन जो दंपत्ति होते हैं, मानव दंपत्ति, कई सारे ऐसे ह्यूमन कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनकैपेबल होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा? इस वजह से ये लिविंग प्रॉपर्टी तो है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना बेटा। ये इतना आपको क्लियर हो गया। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस होप आपको समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे। अब बेटा जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को, जिसमें सबसे पहले आ रहा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में देखने को मिलती है, इसके अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। इसलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? मेटाबॉलिज्म यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी ने कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो केमिकल्स के बने होते हैं। इन्हीं केमिकल्स को क्या कहते हैं बेटा? हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये छोटे बड़े हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म्स को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे आप इंग्लिश में सुनिए, मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस बाय व्हिच all living organism accumulate energy to perform their life process such as growth, reproduction, locomotion, movement। ये सारी चीजें जो होती है बेटा ये पोजेस कंटिन्यू करते हैं इससे। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, नोट कर लो। मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस बाय व्हिच all living organisms assimilate energy to perform various life process such as growth, reproduction, movement, etc। इसको याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कई सारे बायोमोलिक्यूल्स को लेकर के जोड़ा जाता है, जोड़ करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जाता है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म को हम आगे समझेंगे, लेकिन ऐसे बेसिकली आप समझ लो मेटाबॉलिज्म जो होता है दो प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है बेटा कि छोटे छोटे हम कुछ छोटे या कुछ बड़े केमिकल्स को लेकर के हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उससे हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स को, छोटे या बड़े बायोमोलिक्यूल्स को हम एकत्रित करके एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी खर्च होती है। अब जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बन चुका होता है इसको बेटा ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करने को कहते हैं बेटा हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो जो ये एनर्जी कैटाबॉलिज्म में जो बन रही है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी बन रही है इसी एनर्जी को ही हम वेरियस लाइफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसी में ये एनर्जी यूटिलाइज की जाती है, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन कहां चल रही है? हमारी बॉडी के अंदर चल रही है। हमारी बॉडी में जो सेल्स है उस सेल के अंदर चल रही है।
तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और लिखी है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को साइंटिस्ट्स ने इन विट्रो का मतलब लेबोरेटरी के अंदर इसको बेटा कंडक्ट किया हुआ है, यानी सेल के बाहर भी जो प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है, साइंटिस्ट ने इसको सेल के बाहर भी यानी इन विट्रो लेबोरेटरी के अंदर भी इस केमिकल रिएक्शंस को किया हुआ है। इस वजह से इसको आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई, ऐसा नहीं है बेटा, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई, लेकिन ये कर कौन रहा है? आप सेल्फ कर रहे हो, खुद लैब के अंदर कर रहे हो। इसलिए ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में चल सकती है। करेक्ट बेटा? ओके, अब आते हैं हम लोग किस पे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके बने हैं बेटा? सेल्स के बने हैं। ठीक है, वो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, यानी सबके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, मेसोसोम, कैप्सूल, ढेर सारी ऐसे भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये पाए जाते हैं। तो आप ये भी समझिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा बेटा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टी हक्सले। ठीक है ना बेटा? टी हक्सले पूछा जाता है एग्जाम में। इन्होंने सबसे पहले बताया था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या बताया बेटा? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, वो क्या है बेटा? प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म यानी क्या है? प्रोटोप्लाज्म ही जीवन का भौतिक आधार है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? जो भी लिविंग सेल ऑर्गेनल्स अपने आपके सेल के अंदर पाई जा रही हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, सेल मेम्ब्रेन हो, गोल्जी अपरेटस हो, राइबोसोम, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स जो पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा? वो सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म हैं। यानी जिनके अंदर ये सब ऑर्गेनल्स हैं वो सब क्या है बेटा? वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्लियर बेटा? ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इतना आपको बेटा क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग कंसाइजनेस पर। कंसाइजनेस का मतलब होता है बेटा चेतना। ठीक है ना? कि जैसे किसी भी प्रकार का, जैसे आपके अंदर जो भी आपके अंदर आपके सराउंडिंग जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है आपको पता चल जा रहा है। कैसे पता चल जा रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी सेंसिटिव है किसी भी चेंजेस के प्रति। तो जो भी चेंजेस हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग हो रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर कोई अदर चीजें हो बेटा। ठीक है, जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे आसपास ये घटनाएं घटित हो रही हैं, इनसे हमारी बॉडी के अंदर एक हमारी बॉडी जो है इस चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करती है। बात को फिर से समझ लीजिए बेटा कि जो हमारे आसपास जो हमारे सराउंडिंग जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इसके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, वो इसी को हम बेटा कंसाइजनेस कहते हैं। ठीक है ना बेटा? कंसाइजनेस, ये कंसाइजनेस यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक होता है। यूनिसेलुलर्स में जैसे प्रोकैरियोट्स को ले लें हम, जो बैक्टीरिया हो गए या फिर अदर भी कुछ ऐसे हैं, जैसे हम इनको प्रोटोजोआ को लेते हैं, माफ कीजिएगा, प्रोटोजोआ को लेते हैं। प्रोटोजोआ में हम अमीबा को लें, पैरामीशियम को लें, या फिर आप खुद को अपने आप को ले लो कि जहां पर हैवी टेम्परेचर होता है आप लोअर टेम्परेचर की ओर भागते हो, सूटेबल टेम्परेचर की ओर भागते हो, या फिर कहीं पर कोई पॉल्यूटेंट्स है, स्मेल है। यानी हमारे पास जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो सारे सेंस ऑर्गन हमारे किसी भी एक्शन के प्रति रिएक्शन करती हैं। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी हमारे सराउंडिंग हो रहा है इसके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। यही कंसाइजनेस कहलाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही पॉसिबल है। कपड़ा आप कहीं पर रख दो, धूप में रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन आप धूप में खड़े हो जाओ तो आप पसीने पसीने हो जाएंगे, फिर भागेंगे सूटेबल टेम्परेचर की ओर। तो क्या हुआ? ये हुई ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी,
ये हुई ना लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कसाइजनेस यानी चेतना, जो भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है ना बेटा। यानी कि ये आपको यहाँ पर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या चीज, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये आज हम जो व्हाट इज लिविंग्स को समझ रहे थे, व्हाट इज लिविंग्स को हमने समझा बेटा, ठीक है। और भी एक चीज और बेटा, यहाँ पर कुछ लास्ट के पैराग्राफ में लिखा हुआ है बेटा कि जो ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन बींग्स जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स माना गया है। जो मानव है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ये फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं, ठीक है। इनके अंदर वो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो एज कम्पेयर टू अदर में वो सबसे अधिक होती है जो ह्यूमन है। इसको भी बेटा आप लोग यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, एनसीईआरटी को आप लोग पूरा का पूरा व्हाट इज लिविंग्स में ये जितना मैंने बताया है इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब बेटा शुरुआत हो चुकी है, तो अब अगले वीडियो लेक्चर में हम बढ़ेंगे किस पे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग्स, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग्स, इस पे चलेंगे। तब तक बेटा आप इसको नोट कीजिए। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे कि समझ नहीं पा रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर और थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स का सहारा लिया जाए, तो ये भी आप हमें बता दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में हम सुधार कर सकें, क्योंकि अभी आप न्यूली प्योर बायो में आप एंटर किए हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएंगे जरूर। तब तक आप बेटा इसको पढ़ते रहिए, नोट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।